नमस्कार दोस्तों, श्रेष्ठ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, हमारे चैनल में एनएमडी से एग्ज़ाम 2025 का जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कराया जा रहा है एनएमडीसी का। और हमारे चैनल में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो व्यापम में भी अटेम्प्ट ले सकते हैं, क्योंकि मैं आपको जिला परिदर्शन सभी ज़िलों के बारे में आपको बताऊंगा, खासकर बस्तर संभाग के बारे में भी। और बस्तर ज़िले के जो विशेष 3 पार्ट मैंने कंप्लीट किए हैं जिला के ऊपर, दंतेवाड़ा के जिला के ऊपर मैंने 4 वीडियोस बनाए हैं और आज है 5वां भाग, जिसमें खास मैं डिस्कस करूंगा जनजाति और एनएमडीसी के बारे में। एनएमडीसी के बारे में मैंने अपने डे 1 लेक्चर में भी बताया है और इसके बाद मैं मिनरल्स के ऊपर भी लेके आऊँगा, यानी खनिज। खनिज जब बताऊंगा उससे पहले आपको जो कि बस्तर संभाग में जितने भी ज़िले हैं उसका लेआउट, यानी जो रूट मैप तैयार होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए वहाँ की नदियों के बारे में, और उस प्रकार हम मिनरल्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आइए जानते हैं दंतेवाड़ा ज़िला के बारे में, भाग 5 में हम जो पढ़ने वाले हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में कुल जिलों की संख्या होती है 33 और संभाग की संख्या होती है 5। ठीक है। और सबसे पहले यहाँ बस्तर संभाग को टारगेट करेंगे। उसके बाद यहाँ से आप देखेंगे रायपुर संभाग दूसरा, तीसरा आपका बिलासपुर संभाग, चौथा आपका सरगुजा संभाग और पांचवा आपका दुर्ग संभाग। अब इन संभाग में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला आपसे पूछे तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला 33 जिलों के अनुसार है बीजापुर, और सबसे छोटा जिला है शक्ति। कौन सा सबसे छोटा जिला है? शक्ति। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको विशेषकर ध्यान रखना है। हमने दंतेवाड़ा के ऊपर अच्छे से पढ़ा, माँ दंतेश्वरी के बारे में और बारसूर के जो प्राचीन मंदिर हैं उनके बारे में भी मैंने बताया है। साथ ही साथ बस्तर जिलों के बारे में, बस्तर दशहरा के बारे में, ये हमारी सारी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। जो आज हम पढ़ेंगे, जनजातियों को समझने से पहले आपको हमेशा यहाँ का जो रूट मैप है वो पता होना चाहिए कि कौन सा ज़िला किसे टच करता है और कौन सा ज़िला किसे टच नहीं करता है। तो देखिए, इसे बनाना कितना ही आसान है जब इसको आप बनाएंगे। अब मैं यहाँ जब जिला गिनता हूँ तो जिलों की संख्या यहाँ पे नीचे साइड, जो कि बस्तर संभाग के अंतर्गत आती है, कुल 7 जिले। कोई भी राज्य संभाग में बटा होता है, उसी संभाग के अंतर्गत जिलों का जो है बंटवारा होता है। ठीक है। तो 7 जिले यहाँ पर आपको निचले से देखने को मिलता है बस्तर संभाग से। ये चीज़ें पहले भी मेरी क्लासेस में रिपीट हो चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का प्रारंभिक लिखित रूप कहाँ से मिलता है आपसे पूछेगा, तो दंतेवाड़ा के अभिलेख से मिलता है छत्तीसगढ़ का प्रारंभिक लिखित रूप, यानी आप सीधे सीधे कह सकते हैं साक्ष्य। देखिए, किसी के जब हमें प्राचीन इतिहास से बहुत सारे साक्ष्य प्राप्त हुए, तब हमें पता चला कि हमारे जो आद्य ऐतिहासिक में या प्राचीन जो हम पढ़ते हैं इतिहास से संबंधित साक्ष्य के आधार पर हम सभी चीज़ों को जानते हैं। तो यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ी का प्रारंभिक लिखित रूप आपसे पूछेगा, तो खासकर दंतेवाड़ा के अभिलेख में इसकी प्राप्ति हुई और 1703 ईस्वी में। ठीक है, 1703 ईस्वी में। अब छत्तीसगढ़ में जब हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ के खास राज्यों जो जिलों के बारे में, तो ये आपका सुकमा जिला। देखिए, आप यहाँ से इन जिलों को अच्छे से पढ़ेंगे तो यही है आपका क्या, बस्तर संभाग वाला क्षेत्र। इतने ये जो क्षेत्र है, यहाँ पे विशेषकर कौन सी जनजाति रहती है? ठीक है। जैसे आप अबूझमाड़ क्षेत्र में जाएंगे तो अबूझमाड़िया लोग मिलते हैं, तो उसी तरह यहाँ पे दंडामी, अब ये जो बस्तर संभाग में यहाँ पे जनजातियों जैसे हल्बा, दंडामी माड़िया माड़िया, ठीक है, और भतरा। ठीक है। तो ये जो जनजातियां हैं इनके बारे में हम खासकर अभी पढ़ने वाले हैं, और दोरला जनजाति जो कि सुकमा क्षेत्र में पाई जाती है, तो इन्हीं को ही हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। उससे अब दंतेवाड़ा जिलों के में हमने जो जो पढ़ा अब तक, बारसूर के में पढ़ा, हमने ये जाना कि इंद्रावती नदी जो कि बस्तर ज़िले से एंट्री, उड़ीसा से आती है, बस्तर ज़िले में एंट्री करती है और ये पश्चिमी की ओर बहती है, पूर्वी से पश्चिमी की ओर बह रही है। देखिए, यहाँ से आके आपके दंतेवाड़ा ज़िले में एंट्री करती है। कहाँ पर? बारसूर क्षेत्र पे यही प्राचीन मंदिर जो कि छिंदक नागवंश शासकों के द्वारा बनाया गया। कौन कौन से? बत्तीसा मंदिर, मामा भाचा मंदिर और चंद्रादित्य सरोवर है यहाँ पर, चंद्रादित्य मंदिर है यहाँ पर। तो इन चीज़ों के बारे में जो कि खासकर 11वीं-12वीं शताब्दी में निर्माण, इन चीज़ों के बारे में हमने जाना। हमने ये जाना कि गिदम के पास एक जावंगा सिटी, एजुकेशन सिटी, ठीक है, स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर, कब? 2018। साथ ही साथ गिदम में बात करते हैं, गिदम और कुआं कोंडा, कटेक कल्याण, ये सब क्या है आपके तहसील के अंतर्गत, बड़े बचेली, बारसूर, ये सब कुल 6 तहसील की संख्या। दंतेवाड़ा ज़िले में कुल तहसील कितने हैं?
6 तहसील और 4 विकासखंड। आपसे पूछेगा ये प्रश्न, तो इस चीज़ का आप विशेषकर ध्यान देंगे। ठीक है, 4 विकासखंड कौन कौन से हैं? गिदाम, दंतेवाड़ा, कुआकोंडा और कटक कल्याण, 4 विकासखंड। अब दंतेवाड़ा की बात करें तो दंतेवाड़ा जिला में हमने पढ़ा माँ दंतेश्वरी का नाम, जो कि प्राचीन में मणिकेश्वरी के नाम से जाना जाता था। अन्नम देव के द्वारा इसे जीर्णोद्धार कराया गया। ठीक है, अब यहाँ से आपको आगे बढ़ना है कहाँ पर? एनएमडीसी के बारे में और जनजातियों के बारे में। आप अगर हमारे क्लास के बारे हमने आपसे आपने अगर पहले मेरे क्लासेस नहीं सुने हैं तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही आसान शब्दों में, और हमने बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ों को कवर किया है। तो विशेष, अब हमारा जो टॉपिक है वो है जनजाति। यहाँ से प्रश्न आना अनिवार्य है, ध्यान देंगे अच्छा से, क्योंकि जब आप दंतेवाड़ा ज़िले में पढ़ रहे हैं, जिस एनएमडीसी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, इसी संभाग के अंतर्गत आता है, खासकर दंतेवाड़ा ज़िले में, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ की जो जनजाति है, विशेष जनजातियाँ कौन कौन सी हैं। देखिए, जब भी मैं बात करता हूँ जनजातियों की, ठीक है, तो संविधान में मिले अधिकार और साथ ही साथ संविधान में लिखा गया है छत्तीसगढ़ की जनजाति या भारत की जनजातियों के बारे में विवरण है किसमें? संविधान में। ठीक है, हम सभी संविधान को मानते हैं, हम सभी संविधान को मानते हैं। ठीक है, तो संविधान में उल्लेख है खासकर जनजातियों के बारे में। क्या है? जनजातियों के बारे में संविधान में उल्लेख है, यानी इंडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में विशेषकर इस चीज़ के बारे में बताया गया है कि भारत की जनजातियाँ का उल्लेख किस अनुच्छेद में है या के प्रावधान किस में है? तो अनुच्छेद 342, यानी अनुच्छेद 342 में पूरा इसका जो डिटेल है, इसके प्रावधान लिखे गए हैं, भारत की जनजातियाँ कौन कौन सी हैं। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की जनजातियों की बात करें, इसके भी प्रावधान लिखे गए हैं संविधान में। और अनुच्छेद कौन सा पूछे आपसे? अनुच्छेद 342 में। देखिए, पूरे छत्तीसगढ़ में विशेष कुल जनजातियों की संख्या है यहाँ पर 43 जनजातियाँ, यानी 43 प्रकार की जनजातियाँ हैं। कहाँ पर? पूरे छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ में खास बात करें तो विशेष पिछड़ी जनजातियाँ आपसे अगर पूछे तो छत्तीसगढ़ में कुल विशेष पिछड़ी जनजातियाँ हैं 7, जिसमें से केंद्र सरकार के द्वारा कहा गया कि ये 5 पिछड़ी जनजातियाँ, साथ ही साथ राज्य सरकार के द्वारा कहा गया कि 2 पिछड़ी जनजातियाँ। इन दोनों का जब सम करते हैं, प्लस करते हैं, तो 7 विशेष पिछड़ी जनजातियाँ हैं छत्तीसगढ़ में। कितने? 7। और केंद्र सरकार के द्वारा 5 और राज्य सरकार के द्वारा 2। ऐसा देखिए, केंद्र सरकार ने बोला कि ये 5 विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत आती हैं। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के अंतर भी जो राज्य सरकार ने बोला कि ये 2 भी आते हैं विशेष पिछड़ी जनजातियों के अंतर्गत। तो कुल इनकी संख्या है 7 विशेष पिछड़ी जनजातियाँ। अगर मैं बात करूँ पूरे भारत में 75 विशेष पिछड़ी जनजातियाँ हैं, 75, है ना। और छत्तीसगढ़ में विशेष जो बात करूँ, जो पिछड़ी जनजातियाँ हैं कुल 7। और छत्तीसगढ़ में कुल जनजातियों के प्रकार आपको पूछे, जनजातियों के प्रकार पूछे तो 43 है। विशेष पिछड़ी जनजातियों की संख्या है 7, जिसमें से केंद्र सरकार ने कहा है 5 और राज्य सरकार के द्वारा 2 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा प्राप्त हुआ है। केंद्र के द्वारा 5 और छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा 2। ठीक है, तो याद रखेंगे इसी चीज़ का। अगर मैं बात करूँ पूरे भारत में जनजातियों के प्रकार, पूरे भारत में कुल जनजातियों के प्रकार हैं 706 जनजातियों के प्रकार हैं। छत्तीसगढ़ में 43 प्रकार के जनजातियां हैं, और जिसमें से खास विशेष पिछड़ी जनजाति मैंने कितनी बताए? 7, जिसमें से केंद्र सरकार के द्वारा 5 को दर्जा प्राप्त हुआ है, साथ ही साथ 2 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजातियों का जो है दर्जा प्राप्त हुआ है। तो ये जो जनजातियाँ हैं इसमें कौन कौन से आते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। और अभी फ़िलहाल में जो कि हम जानने वाले हैं कौन कौन से जनजाति, बस्तर संभाग यानी बस्तर अंचल के क्षेत्र में आने वाली जनजातियों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं बस्तर क्षेत्र। देखिए, अभी तक था वो जो बेसिक इंट्रोडक्शन था जनजातियों के बारे में। अब यहाँ जो देख रहे हैं इस ऊपर वाले क्षेत्र में मैंने क्लियरली मेंशन किया है, ये वाला जो क्षेत्र है। अब देखिए, अगर आपका मैप क्लियर है, आपने अगर मेरे से मैप पढ़ा होगा, तो ये जो कौन सा जिला आता है सबसे नीचे, दक्षिणम जिला सुकमा। ठीक है, जस्ट इसके ऊपर कौन है? ये है आपका दंतेवाड़ा। ठीक है, इस तरफ आपका कौन है? बस्तर। इस तरफ आपका कौन है? बीजापुर। और दंतेवाड़ा बस्तर के ऊपर कौन सा जिला आता है? ये आपका कोंडागांव। ये कौन सा जिला है आपका? नारायणपुर। ये कौन सा जिला है आपका? कांकेर जिला। तो देखिए,
मैं एक बार हर चीज़ को रिपीट करता हूँ, एक बार आप ध्यान से सुनेंगे। ये आपका जो नीचे वाला ज़िला कौन सा है? दंतेवाड़ा। सॉरी, सुकमा ज़िला, ये है आपका सुकमा ज़िला। सुकमा के जस्ट ऊपर कौन सा है? आपका दंतेवाड़ा ज़िला। आपके इस साइड कौन है? बस्तर। इस साइड कौन सा ज़िला है? आपका बीजापुर। ठीक है, इस साइड कौन है? कौन सा है? कोंडागांव। ये है आपका नारायणपुर और ये है आपका कांकेर। तो इन ज़िलों के बारे में मैंने आपको पहले से बताया है। अब ये जो ज़िलों में खासकर आपको ध्यान देना है कि ये जो हल्बा जनजाति कहाँ से कहाँ तक फैला है। जब आप यहाँ देखेंगे मैप में, मैंने क्लियरली मेंशन किया है, ये लाइन को आप ट्रेस करेंगे, ये कहाँ कहाँ दिख रहा है आपको? कांकेर में आपको हल्बा जनजाति देखने को मिलता है। साथ ही साथ ये कौन सा ज़िला हुआ आपका? कोंडागांव ज़िला। कोंडागांव ज़िला में जो कि हल्बा जनजाति, साथ ही साथ आपका बस्तर तक फैला है हल्बा जनजाति। ठीक है, और जो हल्बा जनजाति के जो लोग हैं यहाँ पूरा फैले हुए हैं और दंतेवाड़ा क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। अब देखिए, जो मुड़िया जनजाति है, मुड़िया जनजाति कहाँ? बस्तर में। ये जो मुड़िया जनजाति लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर रेड को फॉलो करेंगे, बस्तर में। बस्तर आपका ये कोंडागांव से होते हुए नारायणपुर तक आपकी कौन से हैं? मुड़िया जनजाति। अब उसी तरह देखिए ग्रीन वाले को फॉलो करेंगे। ग्रीन वाले कहाँ कहाँ से? ये आपका बस्तर क्षेत्र हो गया। बस्तर क्षेत्र से आप कोंडागांव निकले, कोंडागांव से आप पहुँचे नारायणपुर, नारायणपुर से आप पहुँचे किस तरफ? बीजापुर की ओर, बीजापुर की ओर पहुँचे, साथ ही साथ आप नीचे से सुकमा होते हुए दंतेवाड़ा क्षेत्र तक पहुँच गए। अब इन क्षेत्रों में खासकर कौन सा? परजा और ध्रुवा जनजाति पाए जाते हैं। दंतेवाड़ा में खासकर बात करते हैं हम दंडामी माड़िया की, और सुकमा क्षेत्र में हम बात करते हैं दोरला जनजाति की। देखिए अभी अगर आपको यहाँ पे थोड़ी चीज़ें कन्फ्यूज़न में होंगी तो इसको मैं आपको वापस बताऊंगा जब जनजातियों के बारे में हम अलग से और पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको एक बार में ट्रेस नहीं होगा, आपको 2-3 बार इसको समझना पड़ेगा, उसके बाद आपको आसानी से ये ट्रेस होगा। देखिए हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में कुल जनजातियों के बारे में, और इनके जो प्रकार हैं, कितने हैं जनजातियाँ छत्तीसगढ़ में? कुल 43 प्रकार हैं। 43 प्रकार में से कुछ खास कर जो बस्तर संभाग के अंतर्गत आने वाले जनजातियों को हम पढ़ रहे हैं। ये है आपका सुकमा जिला। कौन सा है? मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखता हूँ, सुकमा जिला। ठीक है, ये आपका डीएनटी, दंतेवाड़ा यानी डीएनटी लिख लेते हैं। ये आपका बस्तर, BSTR लिखते हैं, बस्तर। ठीक है, ये आपका क्या? बीजापुर, BIJ लिख देते हैं इसको। ठीक है, ये आपका KGN, कोंडागांव लिखते हैं। ये है आपका कौन सा जिला? आपका ये हो गया नारायणपुर, RNP लिख देते हैं, NRP, नारायणपुर। ठीक है, नारायणपुर लिख देते हैं। और ये आपका कांकेर। ठीक है, अब हमने क्या जाना कि अभी तक अगर आपको मैप अच्छा से देखा होगा आपने, तो ये जो खासकर हल्बा जनजाति यहाँ आप एंट्री करेंगे कांकेर, कोंडागांव, और इसी को ही बढ़ाते हुए बस्तर तक आप पहुँच गए। हल्बा जनजाति घूमने आ गए बस्तर तक। अब देखिए इसमें जो माड़िया जनजाति है, माड़िया चालू हो, फिर आपने कहाँ पे एंट्री किया? हल्बा को यहाँ पे लाके छोड़ा, हल्बा। अब यहीं से आप माड़िया को ऊपर लेके जाएंगे। इसका कलर चेंज कर ले क्या? इसका कलर को चेंज कर लेते हैं, ये ग्रीन, इसको रेड रख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसी क्षेत्र से खासकर मैं गोला बनाता हूँ, यहाँ से माड़िया जनजाति खासकर ऊपर की ओर बढ़ते हैं और इस साइड नारायणपुर तक आपको माड़िया जनजाति देखने को मिलते हैं। कौन सा? माड़िया जनजाति हो गया, माड़िया जनजाति। ठीक है, अब नारायणपुर में एक खास विशेष पिछड़ी जनजाति की बात करते हैं हम, जो कि अबुझ माड़िया है। कौन से? अबुझ माड़िया जनजाति। कहाँ पर? नारायणपुर में। अब जब मैं बात करता हूँ, ये जो निचला हिस्सा है इधर वाला, ठीक है, कौन सा हिस्सा? ये जो बीच वाला हिस्सा है, यहाँ खासकर परजा, धुरवा, दंडामी माड़िया और माड़िया वाले मिलते हैं। तो इनको हम थोड़ा सा ग्रीन कलर से ट्रेस करते हैं। कहाँ कहाँ से? वापस जहाँ से आप बस्तर से एंट्री करेंगे, जो कोने कोने को ऐसा गोल घुमाना है, यहाँ पे ये जो क्षेत्र है, ये पूरा बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा का थोड़ा सा क्षेत्र मिलते हैं, और ये होता है परजा और धुरवा, और खासकर दंडामी माड़िया। अब कलर एक और रख लेते हैं पर्पल में। ये जो क्षेत्र है, ये क्या है? पूरा दंतेवाड़ा में आपको दंडामी माड़िया दिखेगा। कौन सा? इसको ठीक से लिखते हैं, दंडामी माड़िया।
ठीक है। दंडामी माड़िया कहाँ पर? दंतेवाड़ा में। और ये सुकमा जिला है, कहाँ कर, इसको कलर को एक सेकेंड, इसमें ये कलर रख लेते हैं। देखिए ये जो क्षेत्र है, ये यहाँ पे कौन सी जनजाति? दोरला, ठीक है। सुकमा सुकमा जिले में कौन सी जनजाति पाई जाती है? दोरला। तो ये जनजातियों का विवरण अगर आपको नहीं पता है तो थोड़ा सा बेसिक डिटेल पता होना चाहिए, क्योंकि आप इसकी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। आपसे पूछेगा दंतेवाड़ा जिला में सब सर्वाधिक कौन? दंडामी माड़िया लोग पाए जाते हैं। अब इसको बताने का जो मेन कारण था, ये आपको मैप यहाँ पे मैंने क्लियर बताया है कि ये जो क्षेत्र है, अगर आपने मैप अच्छे से समझ लिया होगा तो ये जो ट्रेस करने आप आसानी से ऊपर की ओर हलबा, बीच में थोड़े से मुड़िया, इधर परजा और धुरवा मिलते हैं। दंतेवाड़ा में दंडामी माड़िया, सुकमा जिला में दोरला और माड़िया। जब हम सुकमा जिला पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे दोरला जनजाति के बारे में बताऊंगा, इनके जो पर्व के बारे में आपको बताऊंगा। तो इनके जो त्यौहार हैं, साथ ही साथ इनके जो विवाह के बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। सबसे पहले आपको एटलीस्ट जो विवाह के बारे में या फिर इनके जो त्यौहार या इनके जो कुल देवता हैं उनको जानने से पहले आपको थोड़ा सा जनजातियों के बारे में स्टार्ट करना होगा पढ़ना, इसलिए मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ। आप मेरे सेशन के जो मैं और भी वीडियोस डालूंगा आखिरी तक बने रहिए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा जनजातियों, उनके देवताओं के बारे में, साथ ही साथ विवाह के बारे में। जनजाति विशेष की बात करें, सबसे बड़ी जनजाति समूह कौन सी है? गोंड। गोंड आपसे पूछेगा छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी जनजाति समूह कौन सी है? गोंड। सबसे छोटी जनजाति समूह पूछे सौर। सौर जनजाति खासकर महासमुंद वाले क्षेत्र, जो महासमुंद जिला है उस क्षेत्र में मिलते हैं सौर जनजाति। सबसे पिछड़ी जनजाति कौन से? अबुझ माड़िया। और अबुझ माड़िया कहाँ पाया जाता है? आपको देखिएगा इस जो क्षेत्र है, कहाँ पर? नारायणपुर वाला, ठीक है। आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ, ये जो नारायणपुर है, नारायणपुर में ही खासकर अबुझ माड़िया वाले मिलते हैं। अबुझ का अर्थ होता है अज्ञात, जिसका ज्ञान न हो। माड़िया का अर्थ होता है पर्वत, ठीक है, अज्ञात पर्वत वाले क्षेत्र जो है। और अबुझ माड़िया सबसे पिछड़ी जनजाति है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी भी कहा जाता है अबुझ माड़िया को, क्योंकि इस क्षेत्र पर सर्वाधिक वर्षा होती है। आर्थिक रूप से समृद्ध जनजाति पूछे तो हलबा, सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जनजाति पूछे तो मुड़िया, और सामाजिक दृष्टि से उच्च जनजाति पूछे तो भतरा। अब ये भतरा पाए कहाँ जाते हैं? भतरा जो है खासकर ये जो क्षेत्र है बस्तर वाला, भतरा के साथ गदबा, भतरा के साथ गदबा, ठीक है। और भतरा की जो बोली, इनके विशेष बोली को भी हम पढ़ेंगे आगे जाके। तो भतरा का होगा भतरी बोली, गदबा का होगा गदबी बोली। तो ये जो भतरा और गदबा है ये खासकर बस्तर क्षेत्र में पाए जाते हैं, इनको आप विशेषकर ध्यान देंगे। ये थी अब तक की कहानी, और हमारा जो विशेष टॉपिक है बस्तर संभाग के अंतर्गत, ठीक है, ये जो दंतेवाड़ा जिला है, दंतेवाड़ा जिला में हम अभी पढ़ रहे हैं। और ख़ासकर इन क्षेत्रों की जो विशेष हमारे जो जनजातियों के बारे में हमने जाना। आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था ऊपर से इंद्रावती नदी आ रही है और डंकनी नदी जो कि शंखनी में मिलती है, और ये दोनों का संगम कहाँ पे जहाँ पे होता है वही क्या दंतेवाड़ा बसा हुआ है। साथ ही साथ ये सब किसकी, इंद्रावती की सहायक नदियाँ हैं दक्षिणी ओर से। कहाँ से? दक्षिणी ओर से। अगर आपने मेरे पुराने लेसन सुने होंगे तो मैंने बताया था इंद्रावती का जो शॉर्ट ट्रिक बताया था, कोटरी, निबरा, ठीक है, गुड़, ठीक है, गुडरा, कोटरी जो कि उत्तरी ओर से कोटरी आती है। नींबू मैंने ट्रिक बताया था निबरा, ठीक है। नारंगी बताया था, नारंगी, गुडरा। तो ये सब क्या है? उत्तरी ओर से आने वाली जो नदी हैं जो इंद्रावती मिलती हैं उनके बारे में। और दक्षिणी ओर से शंखनी, डंकनी, ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नंदीराज की पहाड़ी से शंखनी का उद्गम होता है, और डांगा डोंगरी पहाड़ी से डंकनी का उद्गम होता है। ये सब मैं आपको पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ। अब दंतेवाड़ा जिला में अब तक जो हम पढ़ते हैं, खासकर ये रूट मैप आप NH 63 से एंट्री करते हैं गिदम, ये जो पड़ता है गिदम, ऊपर से आपकी इंद्रावती नदी के बारे में हमने जाना। आप धीरे धीरे दंतेवाड़ा से होते हुए जो कि 12 किलोमीटर तय करते हैं, राज्य का सबसे छोटा राजमार्ग NH 163A के बारे में हम पढ़ चुके हैं।
अब यहाँ से जब बड़े बचेली और एनएमडी किरंदुल पहुँचेंगे तो यहाँ पे जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं एनएमडीसी की, यहीं पे खनन किया जाता है आयरन और उच्च क्वालिटी का हेमेटाइट, है ना। तो ये जो आयरन और प्रोडक्शन करने वाली कंपनी कौन सी है? नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। अब ये जो आयरन और प्रोड्यूस करती है, उनका जो खनन उत्पादन करती है, वो कहाँ भेजती है? जापान और साउथ कोरिया भेजती है, ठीक है। अब ये रेल के माध्यम से जाता है, जो कि आपका किरंदुल बचेली से लेके विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम से पोर्ट के माध्यम से जापान और इस तरह निर्यात किया जाता है, ठीक है। तो ये है आपका फुल फॉर्म नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का। इसका मुख्यालय कहाँ पर है आपसे पूछे तो याद हैदराबाद। और इसकी जो स्थापना कब हुई थी? 1958। इसके जो प्रमुख व्यक्ति आपसे पूछे, प्रमुख व्यक्ति कौन है? श्री अमित्व मुखर्जी जी, जो कि इसके सीएमडी हैं, चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है। चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर इसके हेड है कौन? अमित्व मुखर्जी जी। प्रमुख व्यक्ति कौन है? अमित्व मुखर्जी जी। मैंने आपको इमेज दिखाया है अमित्व मुखर्जी जी का। और भारत सरकार के पास कुल कितना प्रतिशत है? 60.79% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास अधिकार है इस एनएमडीसी का, ठीक है। और एनएमडीसी के द्वारा ही सीएमडी पद, चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर नियुक्त करता है कौन? मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ऑर्डर के द्वारा सीएमडी पद पर नियुक्त किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने किया है, ठीक है। सीएमडी पद पर नियुक्त किसको? अमित्व मुखर्जी जी को, श्री अमित्व मुखर्जी जी, जो कि चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एनएमडीसी के द्वारा जो खनन उत्पादक, ठीक है, विभिन्न खनिजों की खोज करता है कौन? एनएमडीसी। जैसे आयरन, तांबा, चूना पत्थर, डोलोमाइट, फॉस्फेट, ठीक है, मैग्नेसाइट, टंगस्टन और ग्रेफाइट। आपसे ये पूछेगा क्या एनएमडीसी के द्वारा इस विभिन्न खनिजों में खोज किया जाता है? 3 ऑप्शन दे देगा। इसमें से पूछ सकता है क्या आयरन पे काम करता है एनएमडीसी? तो आपको हाँ। कॉपर में करता है? जी हाँ करता है। लाइमस्टोन, तो आपको पता होना चाहिए किस किस क्षेत्र में एनएमडीसी काम करता है, क्योंकि आप एनएमडीसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सारा बेसिक डिटेल पता होना चाहिए। क्या पता यहाँ से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपसे बनना चाहिए। आपसे ये पूछेगा क्या एनएमडीसी ग्रेफाइट के क्षेत्र में खनन करता है या फिर एक्सप्लोर करता है? तो जी हाँ करता है, ठीक है। आगे बात करते हैं द केमिकल फार्मूला फॉर हेमेटाइट। देखिए हेमेटाइट की बात क्यों करते हैं? एनएमडीसी के द्वारा जो बैलेडीला और किरंदुल में सबसे जो उच्च क्वालिटी का हेमेटाइट, जो आयरन ओर या फिर अयस्क कहा जाता है, इसका उत्पादन किया जाता है। और इसका केमिकल फार्मूला आपको पता होना चाहिए Fe2O3, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है हेमेटाइट, ठीक है। हेमेटाइट एनएमडीसी का प्रमुख उत्पाद है। हेमेटाइट का एक उच्च श्रेणी हाई ग्रेड का लौह अयस्क है जिसमें 60% से लेकर 68% तक लौह आयरन की मात्रा पाई जाती है। आयरन का जो केमिकल फार्मूला है आपको याद रखना है, साथ ही साथ आपको हेमेटाइट का भी केमिकल फार्मूला याद रखना है, ठीक है। एनएमडीसी भारत का सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला हेमेटाइट लौह अयस्क खनन करता है। साथ ही साथ एनएमडीसी जो कि एक नवरत्न कंपनी है, मैंने एनएमडीसी के बारे में अच्छा से लेक्चर लिया है जिसमें आप जाके पढ़ सकते हैं। ये दंतेवाड़ा जिला को मैं आप खासकर बड़े बचेली ये सबको पढ़ा रहा था, इसलिए मैं आपको यहाँ से भी एक बार कवर कर रहा हूँ। देखिए जो बड़े बचेली और किरंदुल है वो खासकर वहाँ पर क्या पाए जाते हैं? आयरन तो पाया जाता है लेकिन टिन भी पाया जाता है, और टिन का सर्वाधिक भंडारण क्षेत्र जो कि कटक कल्याण में है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और टिन जैसे पदमपुर, बड़े बचेली, टेकनार और टेकनार, ठीक है, आपको मैप को पता होना चाहिए, ठीक। खासकर टेकनार, टेकनार जो कि औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ये आपका टेकनार वाला क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र के अंतर आता है कौन सा? टेकनार, ठीक है। और बड़े बचेली के आसपास पदमपुर, बड़े बचेली, टेकनार, नेरली, पाड़ापुर, कटक कल्याण, ये सब क्या है? टिन वाले क्षेत्र हैं, टिन। और कटक कल्याण जो कि सर्वाधिक भंडारण है टिन का, ठीक है। साथ ही साथ एनएमडीसी का अगर बात करें तो बाहर, भारत से बाहर भी इसकी कंपनी है। कहाँ पर? खासकर ये जो मोजाम्बिक है यहाँ पर आपकी कंपनी है, और यहाँ पर आपका लेगेसी आयरन ओर लिमिटेड जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित, ठीक है। और इसके चेयरमैन भी आपके जो श्री अमित्व मुखर्जी जी हैं, डायरेक्टर चेयरमैन कौन? श्री अमित्व मुखर्जी जी। एनएमडीसी का प्लांट आपसे पूछ सकता है कि कहाँ कहाँ लोकेट है। देखिए लेगेसी आयरन ओर लिमिटेड जो कि देश से बाहर कहाँ पर? पर्थ ऑस्ट्रेलिया। और मोजाम्बिक इंटरनेशनल कोल वेंचर्स लिमिटेड, ठीक है, यहाँ पर है। और भारत में बचेली, देखो आयरन का प्रोडक्शन कहाँ कहाँ हो रहा है? यहाँ पर 2 जगह देख सकते हैं, और दोनी मलाई, साथ ही साथ जो पैलेट स्टील प्लांट है यहाँ पर। तो दोनी मलाई में आपको पूछ सकता है, बैलेडीला किरंदुल पूछ सकता है, यहाँ पे आयरन के प्लांट हैं। साथ ही साथ लेगेसी आयरन ओर लिमिटेड विश्व के बाहर, जबकि आप भारत के बाहर
पर्थ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। डायमंड जो कि पन्ना मध्य प्रदेश में इसका जो काम होता है, पन्ना डायमंड माइन। तो ये सब मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ। ये थोड़ा सा दंतेवाड़ा जिला को हम पढ़ रहे हैं, इसलिए इसको थोड़ा रिवीजन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए, इंडिया से बाहर आपका मोजाम्बिक पहुँच गए हैं, एनएमडीसी का विस्तार फैलता जा रहा है। साथ ही साथ पर्थ ऑस्ट्रेलिया में भी इनका लेगेसी आयरन ओर लिमिटेड, आपसे पूछेगा लेगेसी आयरन ओर लिमिटेड कहाँ पर है, तो याद रखेंगे पर्थ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। देखिए, श्री अमित मुखर्जी जी के बारे में बहुत ही अच्छी बात यह है कि इन्हें सीएमडी कब बनाया गया ये आपको जानना ज़रूरी है, और ये सीएमडी के से पहले क्या थे इनको आपको जानना पड़ेगा। तो मैं आपको पहले भी मेरे क्लास में बता चुका हूँ। श्री अमित मुखर्जी जी ने 2018 में डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस के रूप में एनएमडीसी ज्वाइन किया। एनएमडीसी को ज्वाइन किया डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस डायरेक्टर के रूप में ज्वाइन किया एनएमडीसी। अब 2023 में इनका प्रमोशन होता है एज अ एडिशनल चार्ज ऑफ सीएमडी, यानी चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर के टेम्पररी पद पर, यानी एडिशनल। इनको थोड़ा देर इनको कहा गया, भैया आप एक काम करिए, आपका काम बहुत अच्छा है, आप थोड़ा दिन समय के लिए सीएमडी के पद पर बैठिए टेम्पररी पोजीशन पे। जैसे ही इनको टेम्पररी पोजीशन दिया गया, अब ये बोले कि भाई हर किसी को ऐसा मौका नहीं मिलता, तो इन्होंने ताबड़तोड़ काम किया, तबाही वाला मचा दिया, और 2024 तक इतना अच्छा उत्पादक रहा इनका। यानी खनन जो एनएमडीसी ने किया, इनके मतलब इनके निर्देश में बोल सकते हैं 45 मिलियन टन से ऊपर का उत्पादन रहा एनएमडीसी के द्वारा, इनके अधीनता में, आप कह सकते हैं इनके निर्देशक में, ठीक है, जब ये अध्यक्ष थे। तो इसी को देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ऑर्डर ने क्या किया, इन्हें क्या बना दिया, चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया। यानी बोले कि अब आप परमानेंट इस पोजीशन को संभालिए, आपके पास अधिकार बढ़ चुके हैं। पहले अधिकार सीमित थे, यानी जब एडिशनल चार्ज ऑफ सीएमडी के पद पे थे तो यहाँ पे जो इनके अधिकार सीमित थे, हर चीज़ पे डिसीजन नहीं ले सकते थे, ठीक है, डायरेक्टली। परंतु अब ये क्या बन गया है, अध्यक्ष पूरे अब कुछ भी डिसीजन आसानी से ले सकते हैं। क्यों दिया गया भाई, इनके परफॉर्मेंस को देखते हुए दिया गया, ठीक है। देखिए, काफ़ी खुश हैं, सीएमडी पद पे साइन किए, लेकिन ये साइन कब किए, 6 मार्च 2025 को इन्होंने साइन किया एज अ सीएमडी। और किसके द्वारा नियुक्त किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ऑर्डर के द्वारा। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा क्यों नियुक्त किया गया, क्योंकि एनएमडीसी का हिस्सा 60.79% किसके पास है, भारत सरकार के पास इसका हिस्सा है एनएमडीसी का, इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ऑर्डर के द्वारा इन्हें नियुक्त किया गया है सीएमडी के पद पर। ये थी अब तक की कहानी इनके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्लियर मेंशन किया है, सीएमडी यानी परमानेंट रोल होता है, एडिशनल चार्ज ऑफ सीएमडी यानी टेम्पररी पोजीशन होता है। फिर ये परमानेंट कब बने, 6 मार्च 2025 को परमानेंट पोजीशन पे, साथ ही साथ अगस्त 2023 में इन्हें टेम्पररी पद दिया गया था। और एनएमडीसी कब ज्वाइन किया, 2018 में एज अ डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस। प्रमोशन होकर यहाँ पहुँचे, उसके बाद यहाँ से इन्होंने सीधा सीएमडी के पद पर जंप किया। ये थी इनकी कहानी, ठीक है। देखिए, श्री अमित मुखर्जी जी जो कि बहुत सारे कंपनी के, यानी एनएमडीसी के जो कंपनी सब्सिडरीज कह सकते हैं, ठीक है, वो प्रबंधक कंपनी में ये क्या है, किसी में चेयरमैन है, किसी में डायरेक्टर है, जैसे कि बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड। तो मैं आपको ये सारा चीज़ पढ़ा चुका हूँ, आप मेरे क्लास में देख सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2024 में इनका उत्पादन कुल 45 मिलियन टन रहा, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। साथ ही साथ एनएमडीसी को सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के क्षेत्र में ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कब, 2 अक्टूबर 2024 को सम्मानित किया गया, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी डे। यानी देखिए, इस जो भी कंपनी पब्लिक सेक्टर कंपनी होती है, वो समाज के प्रति, यानी आसपास के जो हॉस्पिटल या फिर जो सोशल कहें स्कूल्स, इन पे अच्छा काम करती है, हॉस्पिटल को लेकर, रोड ट्रांसपोर्टेशन, तो ये सब को देखते हुए, समाज के प्रति इनका कार्य को देखते हुए इन्हें अवार्ड से सम्मानित किया एनएमडीसी को। कब, 2 अक्टूबर 2024 को, ठीक है, ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड्स के में सम्मानित किया गया है 2024 में। तो ये थी अब तक की कहानी एनएमडीसी के बारे में। मैंने खासकर अभी जनजातियों को छेड़ा, यानी जनजातियों के टॉपिक को छेड़ा, इसलिए छेड़ा है क्योंकि जब आप नेक्स्ट क्लास में मेरे सेशन को सुनेंगे जनजातियों के बारे में, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि किस क्षेत्र, जो मैं बात कर रहा था हल्बा, दंडामी माड़िया जनजाति, तो इस चीज़ के बारे में आपको थोड़ा सा क्लैरिटी हो करके मैंने ऐसा पढ़ा है। देखिए, अभी अगर आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न होता है, बिल्कुल भी ना हड़बड़ाएं, ठीक है। ये जो
मैं आपको बताया, आज मैंने आपको जो बताया है, ये खासकर धीरे धीरे आपको ट्रेस करना है, क्योंकि इनके कुल देवताओं के बारे में आपको पढ़ना ज़रूरी है। खासकर ये जो बस्तर संभाग वाला जो क्षेत्र है, ये जो बस्तर संभाग वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे जो दंडामी माड़िया या फिर माड़िया जनजाति के कुल देवता, ठीक है, या फिर गोंड जनजाति के कुल देवता आपसे पूछेगा जनजातियों के कुल देवता के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये दक्षिण सांस्कृतिक क्षेत्र बस्तर संभाग की जनजातियाँ हैं, जैसे मुरिया, दंडामी माड़िया, हलबा, बतरा, भतरा, दोरला, परजा, गदबा, इनके बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो हम इसके बारे में और अच्छे से जानेंगे, ठीक है। जब मैं आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊँगा तो आपको बताऊँगा इनके जो कुल देवता और इनके जो विवाह विवाह के क्षेत्र में इनका जो किस किस जो विवाह कैसे किया जाता है, ठीक है। जैसे हल्बा जनजाति की जो दंतेश्वरी माई इनकी कुल देवता है, प्रमुख देवी देवता के बारे में मैं बात करूं, अगर मुड़िया जनजाति के जो प्रमुख देवता हैं कौन है, अंगदेव, लिंगोपेन, बुद्धदेव, ठीक है। खासकर कोंडागांव वाले क्षेत्र, कोंडागांव वाले क्षेत्र क्यों है मुड़िया जनजाति, देखिए अगर आपको मैंने पहले बताया ये कहाँ कहाँ फैले, बस्तर से निकले कोंडागांव, और ऐसा होते हुए आपका जो नारायणपुर से तरफ है कौन, मुड़िया जनजाति। हलबा आपको ऊपर ही ऊपर देखने को मिलता है, ठीक है। और हलबा जो कि दंतेश्वरी माई को बहुत मानते हैं, देखिए यहाँ पर जैसे ये बस्तर से इनका यहाँ पे दंतेश्वरी माई के बारे में बहुत अच्छा, ठीक है। और जो गोंड जनजाति दुल्हा देव, उसी तरह भतरा, मैंने आपको बताया यहाँ खासकर जो बस्तर में भतरा और गदबा जनजाति, तो भतरा जनजाति की जो देवी देवता हैं शिकार देवी, माती देवी, माटी देवी, तो ऐसा आपको पढ़ने को मिलेगा आगे जाके। ये थी अब तक की कहानी, उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया होगा, है ना। और जिस किसी ने भी मेरे पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं, कौन कौन से, दंतेवाड़ा के पार्ट 1 आप यहाँ से अच्छे से पढ़िए। अगर यहाँ से आपने सभी चीज़ों को सुना होगा, समझा होगा, तब आपका जो रूट मैप मैं जो क्लैरिटी से लेके चल रहा हूँ कि आपका जो रूट मैप तैयार होना चाहिए। आप बस्तर से दंतेवाड़ा पहुँच रहे हैं तो दंतेवाड़ा में आप कौन कौन क्या क्या पढ़ा, कि हमने किस किस सीमाएँ पढ़ी, हमने रोड मैप पढ़ा, हमने नदियों के बारे में पढ़ा, हमने यहाँ पे जो देखिए जो दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय के बारे में पढ़ा, दंतेवाड़ा के बारे में पढ़ा, सबसे राज्य मार्ग के बारे में पढ़ा, सबसे छोटा राज्य मार्ग हमने क्या जाना, ठीक है। ये नदियों के बारे में हमने जाना, पहाड़ियों के बारे में जाना। तो मैं आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे लेके जा रहा हूँ। तो जो भी जिस किसी ने भी मेरा जो दंतेवाड़ा जिला क्लब का लेक्चर नहीं देखा है, कृपया आप वहाँ से देखें। आपको मैंने बताया बोधघाट परियोजना के बारे में, जलप्रपात के बारे में बताया है, तो एक एक करके मैं आपको झारालावा वाटरफॉल के बारे में बताया है, ठीक है। तो क्वेश्चंस भी करा है इनसे संबंधित, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। फिर दंतेश्वरी माता के बारे में पूरा क्लियर चीज़ मैंने आपको हर चीज़ बताया है कि क्या क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो ये थी अब तक की कहानी, इंद्रावती नदियों के बारे में बताया है, ठीक है। यहाँ पे जो निम्न भाग गर्भगृह, अंतराल, मुख्य मंडप, मुक्ति मंडप, ये जो 3 हैं पत्थरों से बने होते हैं, मुक्ति मंडप, नाट्य मंडप के बारे में, तो ये सब आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। आप वहाँ से देखिए, दंतेश्वरी माँ का नाम लेके आप पढ़िए, बढ़िया सब अच्छा होगा। और मैं कोशिश करूँगा कि आपको इसी तरह मैं पढ़ाऊँ, पूरा एक क्लियर पिक्चर रूट मैप के साथ चलेंगे हम एग्ज़ाम के एंड तक, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, ठीक है। सभी अभ्यर्थियों तक ये इसका लाभ पहुंचना चाहिए। मैं बहुत ही मेहनत करके आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। धन्यवाद।